नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और एक बड़ा बयान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का सामने आया। अजान पर गिरिराज का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा हर धर्म के लिए होना चाहिए समान कानून। साथ ही अजान पर जनक राम के बयान का उन्होंने समर्थन भी किया है। मुस्लिम बहुल देशों के लिए इतना शोर नहीं होता। सवाल तेज आवाज और ध्वनि प्रदूषण से जुड़ा है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए था। तो देखिए, अजान पर गिरिराज सिंह का यह बड़ा बयान सामने आया है। कानून सबके लिए बराबर होनी चाहिए। जब प्रदूषण का सवाल उठता है, प्रदूषण आवाज का भी है, प्रदूषण वायु का भी है और दुनिया के कई देश हैं जो एक खास मजहब के हैं, फिर भी वहां इतनी तेज आवाज में सवेरे लोगों के नींद को हराम नहीं करते। जनक राम जी ने जो कहा वो कानून सबके लिए बराबर है। दरअसल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बोचहां उपचुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे थे और जहां उन्होंने अजान पर बिहार सरकार के मंत्री जनक राम के बयान का समर्थन किया और कहा कि हर धर्म के लिए एक कानून होनी चाहिए। किसी से बढ़ती हुई आबादी से हमें कोई शंका, कोई डर नहीं। मुझे कट्टरवादी सोच से भय है। ये कट्टरवादी सोच के कारण ही ये सारी घटना घट रही है जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में आज एक कट्टरवादिता का माहौल क्रिएट हो रहा है। चाहे कर्नाटक की घटना हो, चाहे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की घटना हो, चाहे देश के राजस्थान की घटना हो, ये देश के अंदर एक चुनौती भी है, एक कट्टरवादिता का नया चेहरा है जो भारत के तमाम उन लोगों के लिए सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है जो सबका साथ, सबका विकास के रास्ते पर चल रहे हैं। और अधिक अपडेट के साथ संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ गए पटना से। आनंद, देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो हैं वो पहली बार इस तरह का बयान दिए। इससे पहले भी उन्होंने कई बार बयान दिया है। कैसे देखा जाए, उन्हें कट्टरवादी सोच से परेशानी है? देखिए रंजना, दो बातें उन्होंने गिरिराज सिंह ने कही। सबसे पहले जनक राम जो बिहार सरकार के खान मंत्री हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले ही कहा था कि अजान जो मस्जिदों से होता है और जो लाउड स्पीकर से बजाया जाता है, अजान पढ़ा जाता है, उस पर बैन लगना चाहिए। उस बयान का समर्थन करते हुए गिरिराज सिंह ने बयान का तो समर्थन किया ही, लेकिन इशारों में उन्होंने बड़ी बात कह दी है एक खास धर्म को लेकर कि कट्टरवादी सोच से हिंदुस्तान को डर लगता है, उन्हें डर लगता है। यानी कि उनका इशारा जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द लागू करने की जो बात लगातार बीजेपी के कई नेता कहते हैं, उस मुद्दे को उठाने की है। जाहिर सी बात है, बिहार बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो हाल के दिनों में कई ऐसे मुद्दे होते हैं, जनसंख्या नियंत्रण का मामला हो या फिर मस्जिद से लाउड स्पीकर से अजान पढ़ने का मामला हो, वो मुखर हो जाते हैं। और खासकर बिहार में जब एनडीए की सरकार है और जेडीयू और बीजेपी एक साथ है, तो कई बार जब ऐसे मुद्दे आते हैं तो जेडीयू और बीजेपी के नेता आमने सामने हो जाते हैं। आपको याद होगा, जैसे ही जनक राम का ये बयान आता है, जेडीयू की तरफ से संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा उन्होंने पलटवार किया, जेडीयू के दूसरे नेता भी ने पलटवार किया। लेकिन अब जनक राम से बढ़ते बढ़ते मामला केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से भी अगर इस तरह के बयान आने लगे हैं तो साफ है बीजेपी जिस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती और जब भी ऐसा मौका आता है बीजेपी इस मुद्दे के बहाने एक खास धर्म के लोगों पर टारगेट करती है। और उस साफ उनका ये कहना है कि अगर लब्बलू अब इस पूरे बयान का अगर आप निकाले तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की बात कर रहे हैं और अजान के बहाने और जनसंख्या बढ़ने के बहाने उनका सीधा इशारा था कि खास कट्टरवादी सोच है, उनसे डर लगता है। तो बयान कुछ भी दे, लेकिन सीधा सीधा जो उनका मकसद है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात जो बार बार बीजेपी के नेता बयान देते रहते हैं, बिहार बीजेपी के नेता, और खासकर हवाला देते हैं, खासकर जो मिथिलांचल और सीमांचल का जो इलाका है जहां पे खास धर्म की आबादी जो तेजी से बढ़ी है, जिसका हवाले देकर इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं। तो गिरिराज सिंह के बयान को भी रंजना उसी आधार पर देख सकती हैं
कि जिस मुद्दे को बिहार बीजेपी के नेता इसके पहले भी उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है जिसको बीजेपी किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती है। और अगर मुद्दा अभी अजान का आ गया है, मस्जिद से लाउड स्पीकर से अजान बजाने का, उस मुद्दे को भी बीजेपी ने उसी मजबूती से उठाया है जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर समय समय पर बीजेपी के नेता उठाते रहते हैं। और बिहार विधानसभा का जब सत्र चल रहा था, बजट सत्र, उसमें भी कई बार ऐसे समय आए जब बिहार बीजेपी के नेताओं ने इशारों में जनसंख्या नियंत्रण कानून बिहार में लागू करने की मांग कही, जिस पर आरजेडी से तमाम नेता तो विरोध करते ही हैं, जेडीयू के नेता भी विरोध के स्वर में ही दिखाई देते हैं और कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून कैसे लागू हो, जब बिहार में ऑलरेडी नीतीश कुमार ऐसे काम कर रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर लग रहा है, हम शिक्षा का बढ़ावा दे रहे हैं। तो बीजेपी को छोड़ के तमाम पार्टियों ने इस मुद्दे पर विरोध के स्वर दिखाए हैं, सिवाय बीजेपी जो लगातार इस बात के तरफ मजबूती से कहते आ रही है कि भाई जनसंख्या नियंत्रण कानून बिहार में कि अब इस जो अजान को लेकर गिरिराज का ये बड़ा बयान सामने आया, लेकिन अब बिहार की सियासत पर इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, बिहार की सियासत पे क्या असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो तय है, इस बार जो बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, बीजेपी के नेताओं को हमने लंबे समय से देखा है, 2005 से बिहार में बीजेपी और जेडीयू की सरकार एक साथ चलती आई है, लेकिन कभी हमने बीजेपी नेताओं को इतना तेज मुखर होकर बोलते नहीं सुना है। लेकिन इस बार जैसे ही 2020 में एनडीए की सरकार बनी है, कई ऐसे मुद्दे हैं रंजना, सिर्फ एक अजान की बात नहीं, कई ऐसे मुद्दे हैं जो जेडीयू को परेशान करती है और बीजेपी के जो तमाम कई बड़े नेता हैं वो लगातार इस मुद्दे पर फोकस करते रहते हैं कि भाई जो हम मुद्दा उठा रहे हैं अब इस मुद्दे से पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो ताजा मामला जो अजान का मामला हो या फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून का मामला हो, खासकर जो कई सारे ऐसे इलाके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीमांचल और मिथिलांचल के इलाके में जहाँ के बीजेपी के कई विधायक आते हैं, उन्होंने समय समय पर उठाए। यहाँ के बिहार के मंत्री हैं जीवेश मिश्रा जो खासकर मिथिलांचल से आते हैं, उन्होंने भी इस तरह के मामले उठाए हैं। तो साफ है कि आने वाले समय में ये मुद्दा भी और गर्माने वाला है और बीजेपी को पता है कि ये मुद्दा ऐसा मुद्दा है जिस पर वो ध्रुवीकरण कर सकते हैं, जिसका आरोप बीजेपी के नेताओं पर बार बार लगता है। और दूसरी तरफ जो भी सेकुलर पार्टियां का दम भरती है, जो भी अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है, उसको पता है कि अगर इस मुद्दे पर हम मुखर होकर नहीं बोलेंगे तो एक खास वोट बैंक है, उस पर असर पड़ सकता है। तो यही वजह है कि जैसे ही इस तरह के मुद्दे आते हैं, बीजेपी के नेता जैसे ही आक्रामक होते हैं, दूसरी तरफ जेडीयू सहित तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो खुलकर उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। और सियासत अभी ऐसे ही चलेगी और आने वाले समय में अगर ये मुद्दा आगे गर्माता जाए तो इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं रंजना, क्योंकि ये मुद्दा आने वाले समय में अभी और गर्माने वाला है। जी चलिए आनंद, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, और अजान विवाद पर जेडीयू का कहना है कि धार्मिक भावनाओं के खिलाफ बोलना ठीक नहीं है। वहीं कांग्रेस और आरजेडी ने बीजेपी नेताओं के बयान को बेतुका बताया है। किसी के पक्ष में खड़ा होना, किसी के विपक्ष में खड़ा होना, मंदिरों में भी लाउड स्पीकर बजता है, आरती होती है, आराधना होता है, मस्जिद में भी यह काम अजान के रूप में होता है। तो ऐसे सवाल जो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ हो, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाना भारतीय संविधान की जो धार्मिक आस्था की स्वतंत्रता की जो परंपरा है उसके अनुकूल माना जाएगा। बीजेपी के नेता लगातार भाषाई आतंक फैला रहे हैं और अजान पर बयान दे रहे हैं। अजान और रामायण राजनीति का विषय नहीं है। जनता का फरमान है कि 19 लाख रोजगार कहाँ है, महंगाई क्यों चरम पर है, भ्रष्टाचार अपराध कब कम होंगे, इस पर कोई नहीं बोल रहा। आदरणीय नीतीश कुमार जी चुप हैं। देश के कुल जीडीपी का 84% देश पर कर्ज हो गया है। कर्ज लेकर घी खाने पर रोक नहीं लगनी चाहिए। देश की सार्वजनिक संपत्तियां औने पौने दामों में बेच के देश को कंगाल किया जा रहा है, इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। बेरोजगारी से देश के युवा फांसी के फंदों पर लटक के खुदकुशी कर रहे हैं, उस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। रोक किस पर लगनी चाहिए? अजान पर, मीट पर। इन सिरफिरों को कौन समझाए कि आप पूरे देश को कंगाल, तबाह, बर्बाद कर चुके हैं, युवकों को मौत के मुहाने पर धकेल दिया है। बोचहा में आज सीएम नीतीश कुमार एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। नीतीश कुमार ने बोचहा की जंग में एनडीए की जीत का दावा किया है। वहीं आरजेडी के लिए तेजस्वी यादव ने भी प्रचार करेंगे। जेडीयू दफ्तर में सन्नाटे की ये तस्वीरें 7 अप्रैल की हैं, जब एमएलसी चुनाव के नतीजों में 5 सीटों के साथ जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी।
जेडीयू दफ्तर में अमूमन अगर कोई अच्छा चुनाव परिणाम आता है तो बेहद उत्साह दिखता है, लेकिन इस वक्त सन्नाटे की स्थिति है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एमएलसी चुनाव के नतीजों को चौंकाने वाला बताया है। और आप जान ही रहे हैं कि कैसे कितना कोई मेहनत करता है। कुछ जगह पर तो हम लोगों को आश्चर्य हुआ है, जहां पर कि उम्मीदवार जो था वो कह रहा था कि एकदम पक्का जीत रहे, लेकिन कोई रिजल्ट दूसरा होता है। तो पता नहीं क्या होता है, तभी सोच लीजिए इसका तो एक रूप ही दूसरा है, इसका तो कोई वैसा चीज नहीं है। इसमें क्या है, पिछली बार भी क्या था, पिछली बार भी जो चुनाव हुआ था तो उसका तो याद करिए ना भाई। पिछली बार में उस समय तो हम लोगों का माने अलायंस था, आरजेडी वगैरह सब हम लोग थे, तो उसमें क्या था, तब बीजेपी को काफी सीट मिली थी। दरअसल विधान परिषद की 24 सीटों में बीजेपी 12 सीटों पर चुनाव लड़ी और 7 पर जीती। जेडीयू ने 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिनमें 5 सीटों पर जीत मिली, जबकि एनडीए के तीसरे घटक दल आरएलजेपी ने वैशाली से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की, यानी एनडीए के खाते में 13 सीटें आईं। आरजेडी की बात करें तो आरजेडी ने 24 में से 23 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 6 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि 5 सीटों पर निर्दलीय और बागियों ने दम दिखाया। मतलब बतौर पार्टी जेडीयू को सबसे कम 5 सीटें ही हासिल हुई। एमएलसी चुनाव में जेडीयू भले ही तीसरे नंबर की पार्टी रही हो, लेकिन कुल मिलाकर एनडीए का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। अब बारी बोचहां की है, जहां 12 अप्रैल को उपचुनाव होने जा रहा है। रविवार को नीतीश कुमार बोचहां के रण में उतरेंगे और बीजेपी प्रत्याशी बेबी कुमारी के पक्ष में बोचहां की जनता से वोट मांगेंगे। चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने बोचहां के रण में जीत का दावा किया है। बोचहां भी जा रहे हैं सर 10 तारीख को। सर कल हम जाएंगे, तो जाएंगे, चूंकि एनडीए का ना मामला तो उसको जाएंगे। विपक्ष भी सर काफी कह रही है कि हम आश्वस्त हैं इस सीट को लेकर। जो क्या उसका कहना, हम लोग तो जाएंगे। हमको ऐसा लगता नहीं एनडीए जरूर जीतेगा, ऐसा हमको लगता है। ठीक है। इधर बोचहां में फतह के लिए तेजस्वी ने पूरा जोर लगा दिया है। बोचहां सीट पर बीजेपी और आरजेडी के बीच सीधी लड़ाई है। भीषण गर्मी के बीच सियासी तपिश भी बढ़ती चली जा रही है। एक मौका अगर आप लोग दीजिए, 5 साल के लिए मुसाफिर जी को दिए थे, लेकिन किस्मत ठीक नहीं रहा, दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि हमारे बीच में नहीं है। उनके बेटे यही काम देखते थे, इनको 2.5 साल देने में क्या दिक्कत है। दरअसल बोचहां विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव बेहद दिलचस्प हो चुका है। एक सीट के लिए पिछले विधानसभा चुनाव में एक साथ लड़ने वाले सभी दल अलग अलग दाव आजमा रहे हैं, लेकिन किसके दावों में कितना दम है, इसका फैसला 16 अप्रैल को होगा, जब जनता का जनादेश सबके सामने आएगा। पटना से रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज के साथ मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। आज रामनवमी है और आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्मदिन है और इस अवसर पर मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। पटना से महावीर मंदिर की अद्भुत छटा दिख रही है। रात 2 बजे से ही दर्शन के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए 2 किलोमीटर लंबा पंडाल भी बनाया गया और करीब 2 साल के बाद हो रहे रामनवमी महोत्सव को लेकर पटना महावीर मंदिर में भव्य तैयारी है। इस बार महावीर मंदिर में दर्शन के लिए 3 से 5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए 200 से अधिक पुलिस के जवानों के साथ ही 20 से ज्यादा मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। महावीर मंदिर में आज राम भक्त हनुमान जी को 25 किलो हजार नैवेद्यम का भोग भी लगाया जाएगा और महावीर मंदिर देश का 10वां मंदिर है जहां के प्रसाद को सर्टिफिकेट मिला हुआ है। जय श्री राम का नारा और हर किसी के हाथों में महावीरी पताखा, एक हाथ में लड्डू और दूसरे में माला लिए राम भक्त भारी संख्या में पटना की पहचान कहने जाने वाले महावीर मंदिर में रात 2 बजे से जमे हुए हैं। अयोध्या से आए पंडितों ने आज भगवान का खास तौर पर श्रृंगार किया है। आज सुबह जैसे मंदिर का पट खुला है, भक्तों के ने जय श्री राम के नारे लगाए और पूरा भक्तिमय माहौल नजर आ रहा है। कौशल्या हितकारी, जय श्री राम, जय हनुमान के नारों से पटना का महावीर मंदिर जो है वो पूरा गूंज रहा है। आप यहाँ तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से रात के 2 बजे से लोग जो है यहाँ कतारों में लगे हुए हैं। जब से पट खुला है और
भगवान का जो है श्रृंगार खास तौर पर करने के लिए अयोध्या से पंडितों का दल आया था और जब से रात के 2 बजे से पट खुली है तब से यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पिछले 2 साल से कोरोना के कारण वो मंदिर परिसर में नहीं आ पाए थे, इस वजह से भी इस बार काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। रामनवमी को लेकर क्या कहेंगे? आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से जय श्री राम के नारों से गूंज रहा है ये पूरा इलाका। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भक्त हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि ये बताइए रामनवमी को लेकर आप आई है, कब से खड़ी है लाइन में? आधा घंटा हो गया, लेडीज के लाइन कम है। और सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छा है सुरक्षा व्यवस्था। आप कहाँ से आ रही हैं? कहाँ से आ रही हैं? जगनपुरा। कितने देर से लाइन में खड़ी है? 2 घंटे से। क्या कहेंगे रामनवमी को लेकर के? 2 साल के बाद दर्शन करने आ रही है। हम हर साल आते थे, 2 साल नहीं आए, यही अगर आए। इस बार का उत्साह देखकर कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा है। मौसम भी बहुत अच्छा है। मौसम भी बहुत अच्छा कुछ हो रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से जो तमाम भक्त हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और क्योंकि पिछले 2 साल से वो भक्त आ नहीं पाए थे मंदिर परिसर में, तो इस बार जो है उनको मौका मिला है 2 सालों के बाद और इस मौके को वो गंवाना नहीं चाहते। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से भारी संख्या में जो है वो महिलाएं हो, पुरुष हो, बच्चे हो, हर कोई जो है यहाँ पर आपको नजर आएगा। मंदिर परिसर का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर आपको राम भक्त नजर नहीं आएंगे और जय श्री राम का नारा लगाते हुए नजर नहीं आएंगे। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, कैमरामैन मनीष के साथ पटना। और देश भर में रामनवमी की धूम है और सुबह से ही मंदिरों में जो लोग हैं वो दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने धर्म पालन और मर्यादा की नई मिसाल कायम की जो युगों युगों को लोगों को सच्चाई की राह दिखाती है। तो कुछ बातें आपको बता रहे हैं, हम उनके जीवन से कई चीजें सीख सकते हैं जो मानवता के लिए कल्याणकारी हो सकती है। आइए जानते हैं कि भगवान राम के जीवन से हम क्या क्या सीख सकते हैं। हमें मर्यादा का पालन करना चाहिए, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, वचन और कर्तव्य का पालन करना चाहिए, आचरण की पवित्रता का ख्याल रखना चाहिए। तो ये कुछ बातें जो हमें जरूर सीखनी चाहिए। माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन भी करना चाहिए, साथ ही माता पिता और गुरु की सेवा करनी चाहिए। कठिन से कठिन परिस्थिति में धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। पूरी शक्ति और पुरुषार्थ से कम कर्म करना चाहिए। वहीं मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, मानव शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जन सहयोग से बड़ा कोई लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। धर्म की रक्षा के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। शरणागत की हर परिस्थिति में रक्षा करनी चाहिए। शरणागत के अपराधों को क्षमा करना धर्म है। कपटी को किसी परिस्थिति में क्षमा नहीं करनी चाहिए। बढ़ते आगे और इधर छपरा के प्रसिद्ध अंबिका स्थान मंदिर में आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। माता अंबिका के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ दूर दूर से मंदिर पहुंच रही है और माता की पूजा की जा रही है। पूरे देश में आज रामनवमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवादा के प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर में भी लोग पहले सुबह से ही पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर कमेटी के द्वारा आज लेकर विशेष तैयारियां की गई है। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए मंदिर परिसर में बैरिकेडिंग के साथ साथ वॉलंटियर्स भी मंदिर में लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो।
और कल वैशाली में बदमाशों ने यज्ञ में तांडव मचाया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बदमाशों ने यज्ञ में तोड़फोड़ की और वहां मौजूद युवक की चाकू मारकर हत्या भी कर दी। जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक गांव में चल रहे यज्ञ में आधा दर्जन बदमाशों ने हमला बोल दिया और जिसके कारण वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। यज्ञ में शामिल लोगों ने जब बदमाशों का विरोध किया तो बदमाश उनसे मारपीट करने लगे। इसी बीच बदमाश वहां खड़े युवक के गले में गमछा डालकर उसकी जमकर पिटाई भी कर दी और उससे जमीन पर घसीटने भी लगा और बाद में चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई। मृतक युवक की पहचान सुशांत के रूप में हुई है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। नालंदा के हिलसा अनुमंडलीय अस्पताल से मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां मौत के बाद भी युवक को एम्बुलेंस नसीब नहीं हुई। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से लाचार परिजन ठेले पर लादकर शव को ले जा रहे हैं। दरअसल पासवान टोली के रहने वाले अशोक पासवान के बेटी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिली। सब्जी बेचने वाले ठेले पर लादकर किसी तरह अस्पताल पहुंचे, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन शव को ले जाने के लिए अस्पताल में शव वाहन भी की व्यवस्था भी नहीं कराई गई। रोते बिलखते परिजन मजबूरी में शव को ठेले पर लादकर वहां से निकल गए। और बड़ी खबर छपरा से, जहां छपरा के इशुआपर में पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। छापेमारी करने गई पुलिस की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया और आपके बताते चले कि हमले में थाना अध्यक्ष संजय राम जख्मी भी हो गए हैं। शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई थी टीम और मौके पर पुलिस के सीनियर अधिकारी पहुंचे और पूरे मामले की छानबीन जारी है। तो छापेमारी करने गई पुलिस की टीम पर हमला कर दिया गया है। आपको बताते चले कि इस हमले में थाना अध्यक्ष संजय राम जख्मी बताए जा रहे हैं। फिलहाल जो है इस पूरे मामले पर छानबीन जारी है। शराब की सूचना पर छापेमारी टीम जो है वो करने के लिए पहुंची थी। और खबर पटना से, जहां पुलिस भवन निर्माण विभाग के ठेकेदार का सरेआम अपहरण का प्रयास किया गया। हालांकि सूचना पाकर मौके पर तुरंत पहुंची पुलिस और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी को भी जब्त किया है, जिसमें ठेकेदार को अगवा कर ले जाया जा रहा था। रूपसपुर थाना क्षेत्र के अंबेडकर पथ के इस मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। और पटना में थानों के आगे लगी गाड़ियों ने पुलिस की मुसीबतें बढ़ा दी है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद गांधी मैदान और गर्दनी बाग थाने से कबाड़ हो चुकी गाड़ियों को हटाकर गंगा के किनारे फेंक दिया जा रहा है, जिसके कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय ने बिहार सरकार से 20 एकड़ जमीन की मांग की है, जिससे वहां पर थाने में बेकार पड़ी गाड़ियों को रखा जा सके। थाने में कबाड़ हो चुकी गाड़ियों से होने वाली परेशानियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। थानों के सामने लगे गाड़ियों के कबाड़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और मामला इतना बढ़ा कि हाई कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी। हाई कोर्ट के फटकार के बाद गांधी मैदान, गर्दनी बाग जैसे थानों ने अपने जो कबाड़ हैं उसे रोड पर से हटा करके गंगा के किनारे तो कर दिया, लेकिन कई ऐसे थाने हैं जहां आज भी कबाड़ों का अंबार लगा हुआ है और लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है। देखिए, अभी हम राजीव नगर थाना में हैं और राजीव नगर थाने की आपको स्थिति दिखाते हैं कि ये ठीक मुख्य सड़क के किनारे ये थाना है और जिस ढंग से कबाड़ यहाँ पे लगे हैं, ये देखिए लगभग 25 से 30 फीट की सड़क है और दोनों तरफ किस कदर गाड़ियाँ जो हैं वो लगी हुई है। अगर 2 गाड़ियाँ दोनों तरफ से यहाँ पे आती है तो पूरी जाम लग जाता है और ये मुसीबत यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये सिर्फ राजीव नगर नहीं, राजीव नगर, पाटलिपुत्र, कई ऐसे थाने हैं जहाँ पे आज भी कबाड़ सड़कों के किनारे लगे हुए हैं और मुसीबत बने हुए हैं। पुलिस मुख्यालय ने अब नया कदम उठाते हुए बिहार सरकार से मांग की है कि उसे ज़मीन दिया जाए ताकि वो तमाम कबाड़ों को एक जैसे दूसरे जगह रख सके, ताकि एक बार फिर से हाई कोर्ट की फटकार नहीं झेलनी पड़े। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहें आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।